नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई क्लास की शुरुआत करेंगे पर्यावरण की। और आज इस क्लास में ये पहली क्लास है जिसमें हम बात करेंगे कि पर्यावरण क्या है, क्यों पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इन सारी बातों पे हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे। और परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण विषय, क्या एक विषय के रूप में इसे पढ़ा जा सकता है या फिर नहीं, क्या इस विषय को अगर आप ना पढ़ें तो क्या एग्ज़ाम में कोई नुकसान होगा आपका। इन सब पे भी हम आज बात करेंगे आपके साथ। और इस पर्यावरण का महत्व कितना है आपके विषय के रूप में, इस पे भी बातें होंगी। साथ में आपके जीवन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण की जो क्लास हम लोग करने जा रहे हैं, इस क्लास को थोड़ा सा हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उस विषय वस्तु में वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहें। उसमें आपको फिर कभी एग्ज़ाम के समय या कभी भी आपको दोबारा इस पर कोई क्लास ना लेनी हो। आपका जो भी नोट्स है आप उसे पढ़ें और आप परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। तो क्लास को थोड़ा सा विस्तृत करने के पीछे यही कारण। हमने जो पर्यावरण को पूरा कंप्लीट करने का एक जो फॉर्मेट बनाया है और टाइम जो डिसाइड किया है, इसके लिए अगले 30 दिनों तक हम आपके साथ इस विषय को लेकर के बात करेंगे। इस क्लास में हम कवर कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो आपका 14 मई को होने वाला है, यूपीएससी यानी आईएएस का एग्ज़ाम जो आपका 28 मई को प्रस्तावित है। इसके बाद में इसमें तो महत्वपूर्ण भूमिका है ही, 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस के बीच में लगभग पर्यावरण से प्रश्न रहते हैं और प्रश्न अच्छे होते हैं। अगर आप एक बार पर्यावरण को थोड़ा सा विस्तृत रूप में आप पढ़ लें, 20 से 25-30 घंटे की क्लासेज होंगी, 1 से 1.5 घंटे की रोज़ाना, तो मुझे लगता है कि आप 15 से 20 प्रश्नों में से 80% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। 2-4 प्रश्न हर विषय के ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि बहुत कठिन हो और किसी कारण से आपको याद ना रहे और वो प्रश्न छूट जाएं, ऐसी संभावना रहती है परीक्षाओं में। लेकिन सामान्यतः अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो लगभग सभी प्रश्न हल हो जाते हैं अगर पूरे विषय को आप कवर किए हैं तो सिविल की ये 2 परीक्षाएं तो हैं ही। मेन उद्देश्य है इस क्लास का कि उनको आप कवर कर सकें। यूजीसी नेट में जो बच्चे ज्योग्राफी विषय लेकर के यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भूगोल में पर्यावरण भूगोल एक सेक्शन उनके जो सब्जेक्ट है उसमें है, जिससे लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 में से 7 से 8, कभी कभी 10 प्रश्न भी आए हैं पर्यावरण से। साथ में जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है यूजीसी नेट में, जो किसी भी विषय से, कोई अन्य विषय से वो अपना परीक्षा दे रहे हैं, उनके एक पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर में एक पूरी की पूरी यूनिट है पर्यावरण अध्ययन की, जहाँ से एनटीए कहता है कि हम 5 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन कभी कभी वो इस दायरे को पार भी कर जाता है और ये प्रश्नों की संख्या 5 से अधिक भी हो जाती है। तो जो जून वाले साइकिल में जो बच्चे प्रिपेयर होना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, उनके लिए तकरीबन 7 से 8 प्रश्न इस क्लास में होंगे। ठीक है। एक परीक्षा और प्रस्तावित है, वन दरोगा फॉरेस्ट जो इंस्पेक्टर के, अभी यूपी की वैकेंसीज आई है। आपको पता है 100 क्वेश्चंस इस परीक्षा में आने हैं, जो आयोग द्वारा सिलेबस जारी किया गया है। 100 क्वेश्चंस में 25 से 26 टॉपिक सिलेबस में उसने दे रखा है, जो कि 100 के 100 प्रश्न पर्यावरण विषय से जुड़े होंगे। तो उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये क्लास की। अगर आप 1 महीने मेहनत कर लेते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ करके आप पढ़ लेते हैं, तो फिर आपके 100 में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कंट्रोल में होगा और आप इस परीक्षा को पास करने में सक्षम होंगे। ये जो क्लास होगी यूज़फुल होगी यूपीपीसीएस, यूपीएससी और यूजीसी नेट। खास तौर पे वन दरोगा के लिए स्पेशली हम कुछ बातें करेंगे क्लास के लास्ट में। 10 से 15 मिनट इस क्लास में हम वन दरोगा पे विशेष रूप से बातें करेंगे, क्योंकि अगर 100 प्रश्न सिर्फ पर्यावरण से ही वो पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा सीरियस होकर के और डीपली जानकारी रखना आपके लिए ज़रूरी है। जहाँ 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, तब तो आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते ही हैं। तो जब किसी परीक्षा में 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर पर्यावरण से, तो फिर विषय को आप कितनी मेहनत करके और कितना बेहतर तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हमें पर्यावरण क्यों पढ़ना है। देखिए, यूजीसी नेट के लिए कोई अलग से पर्यावरण आपको नहीं पढ़ना है। अगर पर्यावरण के प्रश्नों को सॉल्व करना है तो सिलेबस पे मत जाइए। सिलेबस में आयोग ने जो लिख के दिया है आपको, वो मात्र 30 से 40% ही होता है। 100% सिलेबस कभी आयोग लिखता नहीं है। वो किसी भी टॉपिक का वो शब्द इस्तेमाल करते हैं सिलेबस में लिखने के लिए जो शब्द कई टॉपिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है।
जैसे अगर राष्ट्रीय वन नीति सिलेबस में लिख दिया गया है तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप राष्ट्रीय वन नीति पढ़ करके क्लोज कर दें। इसका अर्थ ये हो गया कि राष्ट्रीय वन नीति है, वनों के संरक्षण और उनके प्रबंधन से संबंधित नीति है। तो अगर वनों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित नियम बनाए गए हैं तो इसका अर्थ होगा कि पहले आप तो ये जान लीजिए कि वन क्या है और उनका वितरण कैसा है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और फिर उनको नुकसान क्या हो रहा है। जब आप इतनी बातें जान लेंगे और जब आपको ये पता चल जाएगा लास्ट में कि वनों को नुकसान क्या हो रहा है, तब फिर एक नीति बनेगी उस नुकसान को रोकने के लिए या फिर उसे रिकवर करने के लिए। तो राष्ट्रीय वन नीति लिख देने से सिलेबस में आपको पीछे 3 चैप्टर्स को और पढ़ना होगा। ये आयोग का जो सिलेबस होता है उसको जब आप व्याख्या करते हैं सिलेबस का, तब आपको पता चलता है कि इसके पीछे भी कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है। सिलेबस इसका बहुत इंटरेस्टिंग है पर्यावरण और सीखने योग्य है, कॉन्सेप्ट है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपके दैनिक जीवन में जुड़ा हुआ है, आपके आसपास की जो माहौल है, वातावरण है, उन्हीं के घटकों पर या उसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा एनवायरनमेंट घूमता है। इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये आपके जीवन से तालमेल रखता है और पूरी तरीके से आपको प्रभावित करने वाला विषय है और आपसे प्रभावित होने वाला सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इन परीक्षाओं को हम फोकस करेंगे और इनके जो सिलेबस हैं उसके हर एक पहलू पे बात पूरी विस्तृत रूप में, जहाँ से प्रश्न बने हैं या फिर जहाँ बनने की संभावना है, उन सारे पहलुओं पे बात होगी। तो पर्यावरण के जो पहला और दूसरा चैप्टर होगा, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, यहाँ पर बेसिक बातें होंगी, अवधारणाएं होंगी, शब्दावलियाँ होंगी, इन सब पे हम बात करेंगे। क्लास में ही जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों पे आपके साथ हम यहीं पे बात कर लेंगे कि बता देंगे तुरंत ये प्रश्न आया है या फिर जो प्रश्न आने की संभावना है। ध्यान रहे कि सिविल के एग्ज़ाम में एक विशेष ध्यान रखिएगा एक बात, कि जो प्रश्न आए हुए हैं, अगर 100 प्रश्न आए हुए हैं पर्यावरण से, तो ध्यान रहे 10 से 15 प्रश्न ही ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा रिपीटेड है। थोड़ा सा रिपीटेड का अर्थ ये हो गया कि उसी से जुड़ी हुई जानकारी दोबारा आपसे पूछी गई है, अदरवाइज वो प्रश्न को चेंज कर देते हैं। तो अगर किसी टॉपिक से 10 प्रश्न आ गए हैं तो अगर आप उनको नहीं भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनको पढ़िए जो अब तक नहीं आए हैं, क्योंकि आगे आने की संभावना तो उन्हीं प्रश्नों की है जो नहीं आए हैं। तो हम इस पे भी क्लास में ही बात करते चलेंगे कि किसके आने की संभावना ज़्यादा है। क्लास में ही पर्यावरण चूँकि समसामयिक घटनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, पर्यावरण में बेसिक बहुत कम है, अवधारणाएं बहुत कम है, ठीक है। हमको लगता है कि 2-3 चैप्टर में ही आपको अवधारणा मिलती है। इसके बाद में सब के सब क्या है, समसामयिक घटनाओं से जुड़े हुए विषय रहते हैं, टॉपिक हैं। तो इसलिए एक समस्या आती है आपको करंट को लेकर के कि पर्यावरण के प्रश्न करंट से जो बनते हैं उनको कैसे कवर किया जाए। तो इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना है और ना ही कोई एक्स्ट्रा वर्क करना है। अपने विषय में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस विषय में आपको करंट की जो चिंता है वो मैं मुक्त कर दे रहा हूँ। आप पर्यावरण के कोई करंट मत पढ़िएगा। हर टॉपिक में जिस इन्फॉर्मेशन के साथ करंट्स का मैटर होगा वो मैं यहाँ पे अपडेट करा दूँगा, साथ में ही पढ़ा दूँगा। मैं खुद सर्च करूँगा, उससे ढूंढूंगा और जो एग्ज़ाम से संबंधित हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उनको हम यहीं पे चर्चा कर लेंगे टॉपिक के दौरान ही। जैसे आप पढ़ रहे होंगे, मैगजीन में आया होगा कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं। आप सबको पता है कि 53 संख्या हो गई। अब आप ये संख्या रटेंगे, 53वां जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। मैं आपको रटाऊंगा नहीं, जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसी दौरान ये चीज़ आपको यहीं पे अपडेट करा देंगे, ठीक है। या वेटलैंड्स की बात हो, इस साल पिछले 4-5 सालों में वेटलैंड की संख्या भारत में, रामसर स्थलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। 75 रामसर स्थल भारत में हैं। तो इन सब की लिस्ट आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और उनको हम जब वेटलैंड एक टॉपिक ही है हमारा, उस पर बात करेंगे तो वहीं पे चर्चा कर लेंगे। ऐसी चर्चा होगी जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए प्रश्न। ऐसी चर्चा नहीं कि मैं फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करूंगा कि मैंने आपको करंट पढ़ाया है। पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक से करंट हैं वो तो टॉपिक में हम पढ़ा देंगे, जो टॉपिक से संबंधित नहीं हैं उनको हम आपको अलग से भी पढ़ाएंगे, लेकिन अपने विषय में करंट्स हम कंप्लीट पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो 26 तारीख से आपकी क्लासेज होंगी यूट्यूब पर डे एक क्लास आपको मिलेगी। 30 दिनों तक हम लगातार क्लास करेंगे और इस 30 दिनों में हम पर्यावरण के कंप्लीट सिलेबस पे आपसे बातें पूरी करेंगे।
ठीक है। तो हम आज देख लेते हैं कि पर्यावरण में जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें बात करनी है। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी होगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इस चैप्टर में हम किन किन बातों को पढ़ेंगे। देखिए, ये पहला चैप्टर है और किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक मकान बनाने के लिए नींव डाला जाता है जो कि पूरे मकान की मजबूती को सुनिश्चित करता है, उसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर होता है वो इतना बेसिक होता है, इतना ज़्यादा बेसिक होता है कि अगर उसको आपने बढ़िया से तैयार किया है तो फिर आगे के जो चैप्टर होंगे, जो पूरा सिलेबस होगा, वो आपको पढ़ने में और समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। तो जो पर्यावरण सब्जेक्ट में विषय में जो भी अवधारणाएं हैं या जो शब्दावलियां हैं, हमने उसको एक जगह पे किया है इस चैप्टर में। पूरे पर्यावरण से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी की समस्या अक्सर आती है, तो जो जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं जो कॉन्सेप्ट को समझने में महत्वपूर्ण हैं, उनको हमने भी यहाँ पे कर दिया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बाद में जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा वो बायोम होगा। इसके बाद में एक चैप्टर होगा अनुकूलन। देखिए, ये सब इसी के तहत हैं। ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के तहत ही ये चैप्टर आएंगे, लेकिन अलग अलग इनको इसलिए मैंने किया है ताकि पढ़ने में सावधानी रहे, थोड़ी सी सरलता रहे और सावधानी पूर्वक हम इसको समझ सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ी अवधारणा है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो जो अनुकूलन होता है, अनुकूलन में हम क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे। अनुकूलन का अर्थ हो गया, इसको अंग्रेजी में एडॉप्टेशन बोलते हैं। एडॉप्टेशन का अर्थ हुआ कि किसी चीज़ को आत्मसात करना। ठीक है, आत्मसात करना। जैसे कि आप किसी क्षेत्र में रह रहे हैं तो उस क्षेत्र के माहौल को आप जब तक एडॉप्ट नहीं करेंगे आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी नए शहर में जाते हैं, 4, 6, 10 दिन या महीनों लग जाते हैं आपको उस शहर के माहौल में ढलने में। तो जो आप ढलते हैं, आप कहते हैं ना कि अभी नया माहौल है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे इस माहौल में ढल जाएंगे। ये जो आपका ढलना है, दरअसल आप नहीं ढल रहे हैं, आप उसके जो वहाँ का माहौल है उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। अपनी आदतें, अपना रहन सहन, अपना खान पान उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे पर्यावरण में हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे अनुकूलन का अर्थ होगा कि आप किसी भी जलवायु क्षेत्र में जो जीव जंतु हैं उनका अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ जो सामंजस्य है उसको पॉजिटिव में बदलना, सकारात्मक रूप से परिवर्तन लाना अपने अंदर, ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। ठीक है, यही हम पढ़ेंगे कि जीवों का अपने एटमॉस्फेयर के साथ जो सामंजस्य है या आप कह सकते हैं रहन सहन, वो पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक रूप से संचालित होने लगे। इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो एडॉप्टेशन होता है। इसके बाद में फिर हम जैविक अंतर संबंधों पे बात करेंगे। जैविक अंतर संबंध का अर्थ हो गया, अंतर संबंध तो आप समझ ही रहे हैं। जैविक अंतर संबंध मतलब जीवों का जीवों के साथ जो रिलेशन होता है उस रिलेशन पे हम बात करेंगे। जैसे एक रिलेशन होता है सहभागिता का रिलेशन, जिसमें एक जीव दूसरे जीव के साथ क्या करता है, कोऑपरेटिव होता है, सहयोगपूर्ण संबंध होते हैं। आपका भी होगा, बहुत सारे कुछ लोगों के साथ आपका अच्छे संबंध होंगे, किसी के साथ बुरे संबंध भी हो सकते हैं। एक होता है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का अर्थ हो गया कि एक ही संसाधन के लिए दो जीव हैं आपस में, वो किस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं, कैसे वो सर्वाइव करेंगे। इन सारे विषयों पे हम बात करेंगे जैविक अंतर संबंधों में। यहाँ हम मुख्य रूप से देखेंगे कि जो जीव हैं उनके बीच में कुल कितने तरीके के संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, परीक्षा में इस पे लगभग दूसरे साल तीसरे साल प्रश्न बन जाते हैं। फिर हम अनुक्रमण की बात करेंगे। अनुक्रमण का मतलब होता है सक्सेशन। अनुक्रमण, सक्सेशन का अर्थ ये हुआ कि सर्वाइवल के जो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, कि आप किसी क्षेत्र में कोई जीव आया तो वहाँ पहले से भी कोई जीव रह रहा होगा, कोई क्षेत्र खाली तो रहता नहीं है। जिस क्षेत्र में कोई जीव प्रवास किया वहाँ पे पहुँचा तो जो लोग वहाँ पहले से हैं वो उसका विरोध करेंगे। फिर उस विरोध में वो कितना टिक पाएगा, क्या वो लड़ेगा, जीतेगा, और उसके बाद में फिर वहाँ पे वो स्टेबल होगा। एक सक्सेशन होता है जहाँ पे पहले से कोई जीव या कोई पादप समुदाय या वनस्पतियाँ नहीं रहती हैं, एकदम खाली जगह रहती है, तो वहाँ पे सर्वाइवल आसान होता है। लेकिन जहाँ पे पहले से ही कोई समुदाय निवास कर रहा है, रह रहा है, वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल होगा। अब जैसे आपके घर में कोई और आकर के कब्जा करे
तो फिर कब्जा करना आसान तो होगा नहीं। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पढ़ेंगे कि जो जीव जंतु होते हैं उनमें ये सर्वाइवल या अनुक्रमण या सक्सेशन की जो प्रक्रिया है कितने स्तर में ये पूरा होता है। ठीक है, फिर अगला जो चैप्टर होगा, मेन चैप्टर हमारा, वो होगा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है पर्यावरण विषय का। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। पारिस्थितिकी तंत्र में हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ हो गया कि जो इकोलॉजी, जो एनवायरनमेंट है, तंत्र का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, सिस्टम। और एक सिस्टम कैसे बनता है, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे घटक उसमें होते हैं तब तो एक सिस्टम बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक पुलिस तंत्र है, आप रोज़ाना इसको फेस करते हैं। पुलिस तंत्र का अर्थ हुआ जैसे पुलिस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग, अलग अलग पदाधिकारी मिल करके एक सिस्टम बनाए हैं और उस सिस्टम का एक कार्य है, ये वो किसी कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, कार्य को कर रहे हैं। वो कार्य क्या है? क्रिमिनलाइजेशन जो है उसको न्यूट्रल करना। तो पारिस्थितिकी तंत्र भी है। पारिस्थितिकी का मतलब कि उसमें जीव जंतु और जैविक अजैविक घटकों का एक समूह जो आपस में अंतरक्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अब इनके आपस में जुड़े रहने से जो जीव जंतु हैं, जो भी जैविक घटक हैं, उन सब का एक क्षेत्र में आपस में अंतर संबंधित होने के बाद में जो एक जाल बनेगा, एक पूरा सिस्टम बन रहा है, उस जाल के द्वारा किसी कार्य का निष्पादन किया जा रहा है कि नहीं, कोई कार्य भी हो रहा होगा। जैसे इस पर्यावरण में, एनवायरनमेंट या इकोलॉजी में आप देखेंगे जो पारिस्थितिकी है, इसमें जैविक समुदाय है और अजैविक समुदाय। तो जो जैविक समुदाय होता है वो अजैविक पदार्थों का उपभोग करता है, उसकी अपनी एक क्रियात्मक इकाई है, वो एक कार्य कर रहे हैं, बिना एक दूसरे से प्रभावित हुए तो काम चल नहीं रहा है। भाई आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप एटमॉस्फेयर से अजैविक पदार्थ यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लेते तो हैं आप सारी गैसें, लेकिन ऑक्सीजन आप अपने जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जीव ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। ठीक, दूसरी जगह एक तो हो गया जीव जो ऑक्सीजन को ले रहा है, लेकिन वो कुछ दे भी रहा है। क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा वो निकाल रहा है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए यूजफुल है? पादपों के लिए। यहाँ एक कार्य का संपादन हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? यहाँ जीवन, जो जीवन है वो आपका बना हुआ है, या फिर जीवन की उत्पत्ति और उसके सर्वाइवल के लिए एक कार्य हो रहा है जीव में और पादप के मध्य में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण किया जा रहा है। तो ये एक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम होता है, हम पारिस्थितिकी तंत्र में यही चीज़ देखेंगे कि जो जीव समुदाय है वो मिल करके, सब लोग आपस में मिल करके, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं जो एक दूसरे से प्रभावित होते जा रहे हैं। भाई पौधे ना होते तो ऑक्सीजन ना होता, मानव या जीव ना होते तो कार्बन डाइऑक्साइड ना होता, तो पौधे कैसे होते? भाई जितनी मात्रा में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कहाँ से मिलती है? जीव जंतुओं से ही मिलेगी। तो जीव जंतु उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिससे हम जीवित रहते हैं। लेकिन हमारी और भी ज़रूरत है, जैसे भोजन। तो जो पौधे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले करके और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाए थे, उस भोजन का भी हम उपभोग कर रहे हैं। हम भी जब एक समय के अनुसार, जब हमारी मृत्यु होगी जीवों की, तो फिर ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में टूट जाएंगे। फिर इनसे पेड़ पौधे या जो पौधे होंगे वो क्या पाएंगे? पोषक तत्व पाएंगे, उनका जीवन आगे बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है कि इस पर्यावरण में सब लोग एक दूसरे पे निर्भर हैं। सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं पर्यावरण में, वो सब के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या हैं? कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम बना रहे हैं और वो एक कार्य का संपादन कर रहे हैं जीवन को चलाने का, सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो हम पारिस्थितिकी तंत्र में इसको देखेंगे। फिर देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो कार्य क्या हैं और उसके प्रकार क्या हैं। जब पारिस्थितिकी तंत्र बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक प्रकार का कोई तंत्र होगा। जैसे एक सिस्टम, मान लीजिए कि कोई तालाब है, तालाब में हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। तालाब में मछलियाँ हैं, तालाब में शैवाल हैं, छोटी मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, लाइकेन है, काई है। तो जो ये शैवाल वगैरह हैं, इनके साथ और मछलियों के साथ कुछ संबंध होगा। भाई अगर शैवाल हैं तो मछलियाँ सर्वाइव करेंगी, छोटी मछलियाँ हैं तो बड़ी मछलियों का जन्म होगा, बड़ी मछलियाँ भी होंगी।
तो उनका अपना एक पूरा सिस्टम चल रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसका मतलब कि उसको बाहर के पारिस्थितिकी तंत्र से ना कुछ मिल रहा है, ना कुछ देना है, ना कुछ लेना है और ना ही कुछ देना है। उसका कोई संबंध नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र से। कौन से? जो पानी के बाहर है। उसको मतलब है तो पानी के अंदर वाले तंत्र से। वो पानी के अंदर अपना एक पूरा सिस्टम बना के रखी है कि शैवाल से भोजन लेना है, पानी से ऑक्सीजन लेना है और एक बेहतर ज़िंदगी जीना है जल के अंदर। तो इसलिए जब उनको आप बाहर निकालते हैं तो थोड़ी देर में वो मर जाती हैं। ठीक उसी तरीके से आपका संबंध इस एटमॉस्फेयर से है, स्थल वाले एटमॉस्फेयर से है। जल में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आप जल में जाओगे तो जल का जो तंत्र है वो तंत्र आपसे कोई संबंध नहीं स्थापित करेगा। देखिए, बिना सिस्टम के, बिना इकोलॉजी तंत्र के आप जीवित नहीं रह सकते हो। तो जो आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, आप स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाइव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो स्थल पे हैं, जल में नहीं है। तो जब आप जल में जाते हो तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो आपका विरोध करता है कि तुम कहाँ से आ गए भाई, तुम तो इस दुनिया के नहीं लगते हो, और आप थोड़ी ही देर में वहाँ पे आपकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। जैसे आर्द्र भूमियों का तंत्र है। जो जीव जंतु आर्द्र भूमियों में रहते हैं वो आर्द्र भूमियों से बाहर जब निकलेंगे तो फिर वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनके लिए वहाँ पे ही सबसे बेहतर माहौल होगा। उनके जीवन के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सब आर्द्र भूमियों में उपलब्ध है। तो हम पारिस्थितिकी तंत्र वाले चैप्टर में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों पे बात कर लेंगे और फिर देखेंगे कि जो तंत्र है उसमें श्रृंखलाएं क्या बन रही हैं। श्रृंखला का मतलब एक चयन होता है, जैसे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, इन सब पे भी हम बाकायदा विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र ये पर्यावरण की सबसे बेसिक है। यहाँ से 1, 2, 3 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। और भी विशेषताएं, अपघटन क्या है, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। क्योंकि भाई किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। आप एक रेडियो भी बजाते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो बजता नहीं है वो। कोई भी काम आप करें बिना ऊर्जा के तो होता नहीं है नहीं। तो आप चल रहे हैं, इसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो है यानी ऊर्जा, उसका प्रवाह भी इसी चैप्टर में हम पारिस्थितिकी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में फिर देखेंगे जैव भू रसायन चक्र क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीएससी में इससे 2-3 प्रश्न बन चुके हैं। जैव भू रसायन चक्र, इसमें फास्फोरस चक्र क्या है, नाइट्रोजन चक्र क्या है, जल चक्र क्या है, इन सब पे हम विस्तृत। और फिर आर्द्र भूमियाँ एवं उनका संरक्षण महत्वपूर्ण है, इस वर्ष के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ये। आर्द्र भूमियाँ एवं उनका संरक्षण, इसमें हम देखेंगे कि आर्द्र भूमियों का महत्व क्या है और उनका संरक्षण करने की क्यों आवश्यकता है, क्या इंपॉर्टेंस है उनका। और संरक्षण के लिए फिर हम देखेंगे रामसर कन्वेंशन पे बात कर लेंगे। भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं उन पे भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इस वर्ष वर्तमान समय में 75 जो रामसर साइट्स हैं भारत में हैं। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, लेटेस्ट कौन सी हैं, इन सब पे भी पूरी बातें होंगी। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है इस बार, तो आप सीरियसली इसको तैयार करेंगे। फिर बात कर लेंगे भारत में या फिर वैश्विक स्तर पे भी वनस्पतियों की। भारत वनस्पति ये इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहाँ जो वन दरोगा का सिलेबस जो आया है आपका, वहाँ पे वनों से संबंधित 4 से 5 टॉपिक दिया हुआ है जो सीधा वनस्पतियों से संबंध है। वहाँ पे इस चैप्टर में हम जब वनस्पतियों की बात करेंगे तो इससे संबंधित पूरी बातें, वनस्पतियाँ क्या हैं, कितने क्षेत्रों में कौन सी वनस्पतियाँ विस्तृत हैं, फैली हुई हैं, उनके हर प्रकार के वनस्पतियों की कुछ विशेषता होगी। कुछ वृक्षों का नाम भी हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे लाल चंदन हो गया, खेजड़ी का वृक्ष हो गया। तो अलग अलग क्षेत्रों से 1-2 वृक्षों को लेकर के एग्जाम्पल के तौर पे हम उनकी विशेषताओं को जान लेंगे। और फिर वन को संरक्षण करने के विभिन्न उपाय, कुछ कानून बने हैं जैसे वन संरक्षण अधिनियम वगैरह बात कर लेंगे। और फिर राष्ट्रीय वन नीति, ये वन दरोगा का विशेष रूप से 3 चैप्टर दिया हुआ है जो उनका सिलेबस है, हम यहाँ पे इनके बारे में पूरी बात कर लेंगे। ठीक है, ये तो बात हो जाएगी पारिस्थितिकी तंत्र की। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम 3 पार्ट में करके देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है ये।
पहला पार्ट तो होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसके बारे में बेसिक जानकारी क्या है, प्रकार कितने हैं, मापन कैसे होता है, ठीक है, इसके स्तर क्या हैं, विशेषताएं क्या होती, इन सब पे हम कुछ बातें कर लेंगे। और फिर जैव विविधता के कुछ क्षेत्रों पे, जैसे मेगा डाइवर्स कंट्रीज, ठीक है, हॉट स्पॉट या होप स्पॉट, समुद्री जल संरक्षण जो संरक्षित क्षेत्र हैं उन पे भी बातें करेंगे। तो जो बेसिक है उस पर बात करने के बाद में एक तो यूनिट इसका एक सेक्शन हो जाएगा जिसमें हम बेसिक बात कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसके दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में कि जैव विविधता, जो पादप विविधता है, जंतु विविधता भारत में है, डाइवर्सिटी है, या जो प्लांट्स में जो डाइवर्सिटीज़ हैं उन सब पे भी IUCN की एक रिपोर्ट आती है, रेड डाटा बुक, उसके 9 कैटेगरी की भी हम यहाँ चर्चा करेंगे और कौन सी वनस्पतियाँ किस लेवल पे हैं, इंडेंजर्ड हैं कि डेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं, इन सब पे भी हम कुछ जो अभी पिछले 1-1.5 सालों में जो जीव जंतु या वनस्पतियाँ खतरे की स्थिति में हैं या उनको संरक्षण दिया गया है, तो IUCN की रेड डाटा बुक को यहाँ हम विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से UPSC प्रश्न बनाता है बढ़िया सा, ठीक है, कभी कभी 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं तो फिर मिलाने के लिए प्रश्न आते हैं। तो भारत के संदर्भ में हम देख लेंगे दूसरे सेक्शन में, और फिर हम तीसरे सेक्शन में देखेंगे संरक्षण। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, UPSC मेंस में भी ये सिलेबस में दिया हुआ है, कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन में इन सीटू, एक्स सीटू, उसके प्रकारों पे कि कितने प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, ये देखने के बाद में भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है संरक्षण। नेशनल पार्क है, जैव मंडल रिजर्व है, इन सब का एकदम करंट से रिलेट करके पूरी बेसिक जानकारी, और जो अभी 1-1.5 सालों में करंट का विषय जो रहा है उस पर भी बात होगी, जैसे नेशनल पार्क वगैरह हैं। इसी समय हम प्रोजेक्ट टाइगर की भी बात कर लेंगे। अभी जो हाल ही में टाइगर का पुनर्वास हुआ है इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि इस पर प्रश्न बनने की संभावना है। हाथी रिजर्व वगैरह हैं, ठीक है। इसका जो संरक्षण में ही हम देख लेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन सी संगठन है और संस्थाएं हैं, ठीक है, या वैश्विक सम्मेलन वगैरह जो हैं, परियोजनाएं हैं, गिद्ध परियोजना, घड़ियाल परियोजना, है नहीं, तो ये सब जो परियोजनाएं भारत में चल रही हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं सीधा सीधा कि ये परियोजना कब से चल रही है, इस पे भी विस्तृत चर्चा होगी। कुछ दिवस जो जैसे पर्यावरण दिवस है, जैव विविधता दिवस होता है, या जो इंडेक्स वगैरह है, कुछ रिपोर्टें आती हैं, उन सब पे भी हम बात कर लेंगे। और भारत में कानूनी प्रयास क्या है, कुछ अधिनियम बने हैं, जैसे जैव विविधता अधिनियम है, WPA है, जो वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। PCS में तो पूछ लेता है कि ये एक्ट जो है या कानून है कब पारित किया गया, UPSC उसके प्रावधानों पे बात करता है। तो जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक UNCBD कन्वेंशन है संयुक्त राष्ट्र का, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के समय अपनाया गया था, उस पर भी हम बात कर लेंगे। अभी हाल ही में COP15 हुआ है CBD का, तो COP15 के क्या प्रावधान है, कहाँ हुए हैं और क्या उद्देश्य रहा है, क्या रिजल्ट निकल कर आया है, इस पर भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है। एक कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम चलता है, इस यूनेस्को का कार्यक्रम है, इसमें भी देख लेंगे कि कौन सा कुछ स्थल हैं जो धरोहर स्थल रहे हैं, प्राकृतिक स्थलों पर चर्चा करेंगे। कभी कोई प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का हिस्सा है, इन पे भी हम चर्चा कंप्लीट करेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर होगा जैव विविधता का, लेकिन 2 से 3 क्लासेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर इसके बाद में बात आएगी प्रदूषण की। प्रदूषण क्या है, सबसे खतरनाक स्थिति, मानव द्वारा अगर कुछ किया गया है पर्यावरण के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण किया गया है, और उसी के कारण आज जो भी हम नेगेटिव परिणाम देख रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है प्रकृति से, लगता है कि प्रकृति हम लोगों से एकदम रूठी हुई है, तो उसका कारण कुछ और नहीं, मानव द्वारा किया गया प्रदूषण ही है। और प्रदूषण में इसके प्रकार, प्रदूषण से संबंधित भारत में क्या किया जा रहा है, कानून, कुछ ऐप बनाए गए हैं जो UPSC सीधा सीधा पूछ लेता है, ऐप्स के बारे में, पोर्टल भी हैं बहुत सारे, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कार्यक्रम जो चल रहे हैं, जागरूकता अभियान है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी अपडेट हुआ है इसके लिए, तो उस पर भी हम पूरी बात करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण से ही इसी का एक परिणाम है ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत क्षरण एग्जाम में अक्सर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
है जो ओजोन परत क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उन पे विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना होगा। एक शॉर्ट नोट्स भी बना के रखिएगा, पूछता है। ओजोन दिवस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। इसके संरक्षण से संबंधित, ओजोन संरक्षण से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। इसी से संबंधित एक चैप्टर है अम्लीकरण। यहाँ से भी प्रश्न बने हैं ताजमहल को लेकर के कि उसके कलर जो रंग है वो अगर उड़ रहा है तो ये अम्लीकरण या एसिड रेन इसका एक परिणाम होता है अम्लीकरण का। तो उस पे भी हम बात करेंगे, क्या कारण होता है, कौन से तत्व होते हैं। अम्ल वर्षा इसी चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब जब प्रदूषण पढ़ लेंगे, ओजोन परत क्षरण पढ़ लेंगे, तो फिर इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया त्राहिमाम मची हुई है पूरी दुनिया में, वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में दो सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और दूसरा जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित शब्दावलियाँ। यूपीएससी का फेवरेट है जलवायु परिवर्तन में, कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछता है टर्म्स। कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन ट्रेडिंग क्या है नहीं, ये सब जो शब्दावलियाँ हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये ही पूछ ले, सीधा सीधा शब्द दे करके पूछ लेता है। कार्बन टैक्स, ये तीन के तीनों शब्द आए हुए हैं एग्जाम में। और भी लगभग में 20 से 25 शब्द हैं जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं, उन सब पे हम यहाँ पे बात करेंगे। छोटे छोटे शब्द हैं, बस समझने की ज़रूरत है, ठीक है। वन दरोगा वालों में तो स्पेशली दे दिया है कार्बन क्रेडिट के बारे में, एक टॉपिक ही उन्होंने डिज़ाइन कर दिया है। अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर ये सिर्फ अफवाह ही है, ये आप कैसे जानेंगे। तो हम पहले तो यही बात कर लेंगे कि जलवायु परिवर्तन के संकेतक क्या है, यानी आईपीसीसी की या फिर अन्य जो संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं जो समय समय पे रिपोर्ट्स देती रहती हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो हम पहले ये देख लेंगे जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ उदाहरण भी इसमें देखेंगे जहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, उसके प्रभावों पे कि ये संकेत है जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद में जब संकेत देख लेंगे तो फिर इसके परिणाम और कारण पे बात करेंगे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के साथ में ही 2 चैप्टर और हमको पढ़ना होगा। बिना उन दोनों चैप्टर के ये जलवायु परिवर्तन कंप्लीट नहीं होगा। दोनों चैप्टर कौन से हैं, एक तो है ग्लोबल वार्मिंग और एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। देखिए, जलवायु परिवर्तन का अर्थ हुआ जलवायु में बदलाव आना। मान लीजिए कि अगर आज जलवायु जैसी है, बाद में अगर इसमें परिवर्तन आ गया, परिवर्तन का अर्थ कभी भी आप ये मत समझिएगा कि एक दिशात्मक होता है। अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो वो हमेशा 2 दिशात्मक होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जलवायु में वर्तमान स्थिति में चेंजिंग आना ही जलवायु परिवर्तन है। कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन मतलब ग्लोबल वार्मिंग को समझ लेते हैं जलवायु परिवर्तन है, वो भी है, ठीक है। लेकिन जलवायु परिवर्तन शब्द 2 चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग का, भाई अगर पूरी दुनिया में जलवायु जैसी है, अगर इसमें चेंजिंग आ रही है तो अगर तापमान में ही चेंजिंग आएगी, तापमान यदि बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरी वैश्विक स्तर पे क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। वार्मिंग का मतलब क्या होता है, हीट, गर्म होना। तो अगर वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है तो भी जलवायु में परिवर्तन हो गया। भाई परिवर्तन का अर्थ हो गया कि चेंजिंग आना चाहिए, अब चाहे तापमान बढ़े या फिर तापमान घटे। तो जलवायु परिवर्तन यदि अभी वर्तमान में जो हो रहा है जलवायु परिवर्तन, ये तो क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, परिणाम इसका वार्मिंग के रूप में है, यानी तापमान बढ़ रहा है। लेकिन अगर तापमान में कमी होती तो तापमान में कमी होने का अर्थ होगा हिमयुग, हिमानीकरण। तो जो तापमान में कमी हो रही है वो भी तो जलवायु परिवर्तन की ही बात हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में और दूसरा ग्लोबल कूलिंग के रूप में जलवायु परिवर्तन हो सकता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हो रहा है, ना कि ग्लोबल कूलिंग के रूप में। अभी ये जब हो जाएगा ना, इसके बाद जो दूसरा जलवायु परिवर्तन आएगा वो ग्लोबल कूलिंग का होगा। हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे ग्लोबल कूलिंग का होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट पे हम बात करते हुए जलवायु परिवर्तन को कवर करेंगे। ये तो बेसिक अवधारणा हो जाएगी जो हम समझ लेंगे जब कि जलवायु परिवर्तन क्या है, कैसे है, क्यों है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है। फिर देखेंगे भारत में क्या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पड़ रहे हैं। उसके बाद में जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन, संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो
सम्मेलन हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। जैसे UNFCCC पे बात प्रमुख रूप से करना होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक स्तर पे सबसे प्रमुख संस्था है, कन्वेंशन है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, उन सम्मेलनों पे हमें बात करनी है। अभी सबसे लेटेस्ट सम्मेलन जो है वो है COP27, तो इस पे भी बातें करेंगे, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन पे जब पूरी बातें हमारी हो जाएंगी तो फिर छोटे छोटे 3-4 चैप्टर और बचे। जब जलवायु परिवर्तन में जो नुकसान हो रहा है उन सब को देखेंगे, उसके बाद में देखा जाएगा कि सतत विकास क्या है। भाई डेवलपमेंट के कारण ही ये सब स्थिति आई है। अगर पर्यावरण की इस हालत में पर्यावरण पहुंचा है तो क्यों पहुंचा है? भाई आज के 10,000 साल पहले क्या मानव को ज़रूरत थी मोटरसाइकिल की? कोई ज़रूरत नहीं थी, वो पग यात्रा करते थे। क्या उस समय उन्हें फैक्ट्री की ज़रूरत थी? नहीं थी। तो धुआं नहीं था, तो प्रदूषण नहीं था, वो प्रकृति के साथ जी रहे थे। भाई उत्पाद तो हमने मचाया ना, जो आधुनिक मानव है। तो इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन तक स्थिति पहुंच गई। सारे डिस्टर्बेंस मानव की देन है, क्योंकि जो प्रकृति में जो डिस्टर्बेंस होता था उसको वो मेंटेन कर लेता है, लेकिन जो मानव ने एक्स्ट्रा कर दिया उसके लिए कहाँ से वो मेंटेन कर पाएगा? उसको तो मानव को ही मेंटेन करना होगा। तो जब बाद में ये समझ में आ गया कि भाई नुकसान तो खूब कर दिए हम लोग, तो फिर ये बात हुई कि नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। विकास तो करो, लेकिन उनका सतत विकास करो, संपोषणीय विकास करो या धारणीय विकास करो। इसका अर्थ ये होगा कि डेवलपमेंट के साथ साथ हम ये भी ध्यान में रखें कि प्रकृति को नुकसान न पहुँचे, क्योंकि अगर प्रकृति को हम नुकसान पहुँचा देंगे तो फिर हमारी अगली पीढ़ी को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, नुकसान ही उनके हिस्से में आएगा, जबकि अधिकार तो उनका भी है प्राकृतिक संसाधनों पर। आज हम जो वृक्ष जो हमने काट दिया, क्या उससे जो ऑक्सीजन मिल रही थी उस पर हमारा एकाधिकार था? नहीं, हमारी अगली पीढ़ी का भी हक है उस पर। अगर अगली पीढ़ी, मान लीजिए कि आपके अगली जनरेशन जब हो और छोटा सा बच्चा पूछे कि पापा मैं मास्क क्यों लगा रहा हूँ, या मम्मी मैं मास्क क्यों लगा रहा हूँ, क्या आप भी छोटे थे तो मास्क लगाते थे? तो आप क्या कहोगे? नहीं बेटा, हमारे पिताजी ने हमें ऐसा पर्यावरण दिया था हमको कि हमें मास्क लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने आपको ऐसा पर्यावरण दिया है कि आप बिना मास्क के ज़िंदा नहीं रह सकते हो। तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि अच्छा होता कि आप ही रह लेते यहाँ पे, मैं ना आता। क्योंकि ये मास्क वाली जो ज़िंदगी है ना, बड़ी दुखदायी ज़िंदगी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आधी जनसंख्या तो आज ही मास्क लगा के जी रही है। कोविड के बाद तो ठीक ठाक परंपरा बन गई, लेकिन आने वाले समय में 40-50 साल बाद जब आपकी अगली जनरेशन और उसके बाद वाली जनरेशन जब जन्म लेगी, तो आपको लगता है कि बिना मास्क के वो रह पाएगी? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। जिस हालत में हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन में से एकदम भर रहे हैं, इस हिसाब से बिना मास्क के नहीं रह पाएंगे आप। भाई कैसे रहेंगे? शहरीकरण बढ़ रहा है, आप सड़क पे निकलोगे, जब गाड़ियों के धुआं ही आपको मिलेंगे तो मास्क नहीं लगाओगे तो क्या करोगे? और इस शहर के चारों तरफ कूड़ा और करकट जो होगा, इसके डंप लगे होंगे और उसमें आग लगी होगी। आप दिल्ली में जाइए, मुझे लगता है कि पहाड़ जैसा तो आपको वहाँ पे जो वेस्ट का जो शहरी कचरा है उसका डंपिंग हुआ है जहाँ पे, वो एक पहाड़ जैसा दिखता है और उसमें आग कंटिन्यू जलती रहती है। तो दिल्ली की हवा ऐसी है कि बिना मास्क के आप वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे? तो जो आपकी अगली या उसके बाद वाली जो जनरेशन आने वाली है, वो आपसे ये सवाल पूछ सकती है। उस समय आप दादी या दादा हो जाएंगे। वो पूछेगी कि क्या आपके पिताजी ने भी ऐसा ही पर्यावरण दिया था आपको जो आपने हमको दिया है? और इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। आप सॉरी बोल के काम चलाओगे कि बेटा सॉरी, मेरे पिताजी ने अच्छा पर्यावरण दिया था, लेकिन हमने आपको बहुत बुरा पर्यावरण दिया है। इन सब खतरों को देख करके और ये भविष्य को ध्यान में रख करके फिर बात आई कि सतत विकास करो यार, अगली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ दो यार। ना तो शुद्ध पानी बचा है, ना शुद्ध हवा बची है। क्या देंगे आप विरासत में अगली पीढ़ी को? शहर में मकान, लॉकर में कुछ पैसे, बड़े बड़े नाम, कोई मतलब नहीं है। आप करोड़ों दे दीजिए, लेकिन जब वो करोड़ों रुपए हॉस्पिटल में वो पे कर दे सिर्फ अस्थमा की दवा कराने के लिए, क्या मतलब है आपकी करोड़ों का? कोशिश कीजिए कि एक अच्छा वातावरण आप दे सकें उनको। यही बात समझ में आ गई इंसान को, जैसे कि पूरी पर्यावरण क्लास करते करते आपको भी लगभग समझ में आ जाएगी। तो फिर उसने सतत विकास की अवधारणा को अपनाया, और इसमें यही किया गया कि विकास तो किया जाए, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर विकास के। सतत विकास का इतिहास और उसके लक्ष्य पे बात करने के बाद में फिर हम नवीकरणीय ऊर्जा पे बात करेंगे। महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। नवीकरण का अर्थ होगा कि एक ऐसी ऊर्जा पे हम बात करेंगे जो समाप्त नहीं होती है, जैसे सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है। यह ऐसी ऊर्जा है जो समाप्त नहीं होती, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये रहेंगे।
ठीक है। तो अगर इन पे हम काम कर लेते हैं तो ऊर्जा को ख़त्म होने में दिक्कत नहीं है। और दूसरी जो इसका दूसरा जो सेंस होता है नवीकरणीय ऊर्जा का, वो ये कि ये प्रदूषण न फैलाएं, क्योंकि यार ऑलरेडी हम देख चुके हैं कितना प्रदूषण हो चुका है। तो एक ऐसी ऊर्जा हम इस्तेमाल करें जो प्रदूषण ना फैलाएं। जैसे सौर ऊर्जा प्रदूषण नहीं करती है, लेकिन कोयला से जो उत्पादित होती है विद्युत संयंत्र ऊर्जा प्रदूषण करती है। तो हम कोयला को साइड में करें और सौर ऊर्जा पे फोकस करें, ठीक है, ताकि ये प्रदूषण कम हो सके। इतने चैप्टर्स हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण चैप्टर्स होंगे जिन पे हम बात करेंगे, हर पहलुओं पे बात होगी। इसके बाद में पर्यावरणीय कानून, संगठन और प्रमुख आंदोलन पे बात कर लेंगे। पर्यावरणीय संगठन, भारत में कानून और कुछ सम्मेलन है या आंदोलन, भारत में जो बहुत सारे पर्यावरण को बचाने के लिए समय समय पे आंदोलन चले हैं, उन आंदोलनों पे भी हम बात करेंगे। जैसे चिपको आंदोलन है, शांत घाटी बचाओ आंदोलन है, ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए सारे आंदोलन चले थे, उन आंदोलनों पे बात कर लेंगे। एग्जाम में पूछ लेता है कि ये आंदोलन किस राज्य से संबंधित है या किसको बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था, कब चलाया गया था, कौन इसके नेता थे, इन सब से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के बारे में भी यहाँ पे थोड़ी सी बात हो जाएगी, कानून और नीतियों के बारे में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पे बात होगी, और भी कानून जो भी हैं उन पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे आपसे। इसके बाद में फिर आती है पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पे भी बात हो जाएगी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संगठन है, वैसे टॉपिक में जो आ जाएंगे उनको तो हम वहीं पढ़ लेंगे, संस्थाएं। तो एक टॉपिक पढ़ाते समय, अब जैसे जलवायु परिवर्तन के दौरान UNFCCC आ जाएगा, हम पढ़ लेंगे वहाँ पे। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो टॉपिक से संबंध नहीं रखती हैं, बल्कि वो सेपरेट हैं, इंडिविजुअल हैं। जैसे यूनेप है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, जिसकी एक पहल आज आप पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून को। IUCN है या WWF है, साइट्स है, इन सब संस्थाओं पे भी हम बात कर लेंगे। और इसके बाद में वन दरोगा से संबंधित 2-4 चैप्टर जो बच जाएंगे, जो कि इस टॉपिक में मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, उनके लिए हम क्लास ले लेंगे। 1 से 2 क्लासेज में वो आज कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो 30 क्लासेज में हम कंप्लीट एनवायरनमेंट देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, एनवायरनमेंट को विषय के रूप में तो आप पढ़िए ही, लेकिन आप इसे अपने जीवन के साथ जोड़ कर भी देखिए। पर्यावरण को बचाना है, हम सबको मिल करके इस पर काम करना है। तो जब तक इसकी अच्छी समझ नहीं होगी, तब तक आप कैसे बचाएंगे, और वो कौन से तरीके होंगे जो आप पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी जो पर्यावरण के सिलेबस पे जितना हमको पढ़ना है। अगली क्लास में हम पर्यावरण के पहले टॉपिक पे बात करेंगे, जो अवधारणात्मक है, कॉन्सेप्चुअल है और टेक्नोलॉजी से भरपूर है, इंटरेस्टिंग भी है। शुरुआत करना है वहीं से। पर्यावरण की मतलब समझ लीजिए सबसे छोटी यूनिट है, वो सबसे छोटी इकाई है, जिसको जान करके हम उसके आगे ही फिर एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरे चैप्टर को जोड़ते हुए हम बातें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।